हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर है बीपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में। आपने कंप्लीट सिलेबस देखा होगा। इस पीटी में जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें आज मैं सेकंड पॉइंट इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग को कवर करने वाला हूँ। और इसमें से चूँकि जो सेक्शन 2.5 है, नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राम मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सेक्शंस थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। बाकी सेक्शंस छोटे छोटे हैं, मतलब सब सेक्शंस, तो उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके एसोसिएटेड मैं एक टेस्ट सीरीज भी बनाया हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है। कोई लॉगिन वगैरह, कोई मोबाइल नंबर वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स। काफ़ी इजी टॉपिक है। क्लास 10th एनसीईआरटी से आप इसको कवर कर सकते हैं। इवन क्लास 10th एनसीईआरटी भी काफ़ी ज़्यादा वर्बोस है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं, उसमें उतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन ब्रीफ, इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में आता है वैसे बिजनेसेस आते हैं, वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आते हैं जिसमें कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, इनडायरेक्टली तो आप सेकेंडरी में भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे, बट हियर इन प्राइमरी सेक्टर यू आर डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इटसेल्फ constitutes of almost 90% of the primary sector. Fisheries and poultries are now part of agriculture itself. सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज होते हैं, कंपनी वगैरह सेटअप करना होता है, हैवी मशीनरी की यूज की जाती है। ब्रीफ आप याद रख सकते हैं सेकेंडरी को इंडस्ट्रीज से। तो अगर एग्जांपल ले लेंगे तो टाटा मोटर्स, बता दूं कि ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, ये हैवी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनी है, और ये गैस अथॉरिटी गैस रिलेटेड कंपनी है। सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर को इन ब्रीफ अगर आप एक सिंपल एग्जांपल से याद रखना चाहें तो आईटी से रख सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी हैं। आईटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। एक सवाल यह है कि माइनिंग किस सेक्टर में आता है, चाहे वो कोल हो, लिग्नाइट हो, एल्यूमिनियम हो, किसी भी माइनिंग की बात हो, माइनिंग किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी। जनरली देखा जाए तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगर आपको इन सिंपल पूछा जाएगा कि कोल माइनिंग किस सेक्टर का एग्जांपल है तो वो प्राइमरी सेक्टर का होगा, बिकॉज इसमें हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं। करता है कोल इंडिया का वर्क क्या है, माइनिंग करता है और उसके बाद कोल को सेल कर देता है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके इनपुट्स होते हैं कोल, जो कि सीआईएल ने सेल किया होगा। इनका आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे एनर्जीज को यूज करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हैं टरबाइन चलाने के लिए, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बेटर वर्ड इज नॉट टरबाइन, जनरेटर। टीपीसी जो है वो कम्प्लीटली एक प्रोडक्शन कंपनी है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल होगा। इसमें सेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, ये तीन है, और कंपोनेंट्स जो डिस्कस करने थे वो इस तरह से हैं। एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स, फिशरी, पोल्ट्री। सेकेंडरी में हमने देखा इंडस्ट्रीज में आप अगर कंपोनेंट देखना चाहेंगे तो हैवी आता है, एमएसएमई आता है, एंड थर्ड इज कॉटेज। तो का नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार सुन लेंगे याद हो जाएगा। हैवी इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो BHEL, BDL, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो है, देन आप अशोक लेलैंड देखते हैं, ये सभी हैवी इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसमें पेपर कंपनी और जो भी छोटे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पेन, पेंसिल, इस टाइप के जो भी कंपनी हैं MSME के अंडर में है। और कॉटेज इंडस्ट्री आते हैं जो रूरल और सबर्बन एरियाज में काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे लेवल पे होते हैं। आईटी के एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो और टेनला वगैरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना सर एम विश्वेश्वरैया प्लान। सर एम विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट रखा था, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि एक कंट्री का इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह से करी जानी चाहिए।
इनका जो बुक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि 1934 में पब्लिश हुआ था। और इनका जो आइडिया था वो एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड था, जैसा कि यूएसए का सिस्टम है। और इनका जो एम्फेसिस था वो इस बात पर था कि एग्रीकल्चरल लेबर को किस तरह से इंडस्ट्रियल लेबर में कन्वर्ट किया जाए। और साथ ही साथ इनका टारगेट यह भी था कि नेशनल इनकम को 1 दशक में डबल कर देना है। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है फिक्की। फिक्की इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके प्रेसिडेंट थे एनआर सरकार। और यह भी 1934 में अपना प्लान को रखा था। और इसका भी आइडिया है कि कैपिटलिस्ट क्लास से ही मिलता जुलता था। और इनका इन्फेसिस था कि जो रोल है इकोनॉमिक प्लानिंग में वो स्टेट का डोमिनेटेड होना चाहिए। और इसमें इनका मानना था कि स्टेट ही पूरे कंट्री के इकोनॉमी को कंट्रोल करे। इसके बाद एक कांग्रेस प्लान था, जो कि थोड़ा सा बड़ा है और इस सिलेबस में लिखा नहीं है, तो हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे अगर समय मिला और ज़रूरत लगी तो। देन कम्स बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आज़ादी के जस्ट पहले घोषित हुआ था 1944-45 में, 2 साल पहले लगभग। इसे बनाया था 8 कैपिटलिस्ट्स ने मिल करके। जे.आर.डी. टाटा थे, जी.डी. बिरला, ए.डी. श्रॉफ, इसके अलावा पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, अवधेशीर दलाल, कस्तूर भाई, लाल भाई, जॉन मठाई, ये लोग थे। और इसका फोकस किस बात पर था, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहते थे कि सुधार हो, जमींदारी सिस्टम खत्म हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज हो। साथ ही साथ इनका फोकस इस बात पर था कि एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन भी प्रमोट हो। साथ ही साथ उनका यह मानना था कि एक्टिव रोल ऑफ स्टेट होना चाहिए। एक्टिव रोल और डोमिनेंट रोल में अंतर आप समझ लें कि डोमिनेंट रोल यह होता है जिसमें कि डिसीजन मेकर्स नीचे पूछेंगे नहीं लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को और लोअर लेवल सेक्टर्स को कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि एक्टिव रोल में स्टेट पूछती है कि मतलब किस तरह से आगे का डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे प्लान में जो सोशलिस्ट माइंडसेट होता है वो भी दिखता है, क्योंकि ये लोग फ्री एजुकेशन, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमम वेजेस, सोशल इंश्योरेंस वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे। इसके पीछे इनका उद्देश्य ये था कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और लोगों को एक जीवन का आधार मिलेगा इस नए इकोनॉमी में, तभी वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके भलाई के लिए ही हो रहा है, देश की इकोनॉमी के भलाई के लिए हो रहा है। इसके बाद आता है रोलिंग प्लान। हाँ, इसके बाद आता है रोलिंग प्लान। तो जो 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था उसको जनता गवर्नमेंट ने, और उस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, 1977-78 के बीच में रद्द कर दिया और फिर 6th 5 ईयर प्लान लाया, जो कि 1978 से 83 के बीच में चलना था। इसके बाद जनता गवर्नमेंट ने लाया 6th 5 ईयर प्लान 1978 से 83 के बीच में। इसका नाम रखा इन्होंने रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान इसलिए क्योंकि ये बोले कि हम एक बार में नहीं डिसाइड करेंगे कि पूरे 5 साल क्या करना है। इनका प्लान था कि ये हर एक साल अपने इकोनॉमिक प्लानिंग को रोल करके देखते जाएंगे कि फर्स्ट ईयर इन्होंने जो प्लान किया था वो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कहाँ तक पहुँचा है, ताकि सेकेंड ईयर में ये प्लान कर सकें कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक, यानी कि सेकेंड ईयर के लास्ट तक प्लान कहाँ किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से ये रोल बैक करते रहेंगे। रोलिंग प्लान के 3 कंपोनेंट्स थे। प्लान फॉर करेंट ईयर, प्लान फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, थर्ड वाज पर्सपेक्टिव प्लान। प्लान फॉर करेंट ईयर जो होता था वो इस साल क्या क्या करना है वो सोच करके एक प्लान बनाया जाता था। फॉर एग्जांपल कहीं पर सीमेंट फैक्ट्री लगवानी है, कहीं पे माइनिंग शुरू करवाना है,
इस तरह का कुछ कुछ प्लान बना करके उसको करंट ईयर में इंट्रोड्यूस किया जाता था और इसमें जो भी खर्च होना होगा वो बजट में पब्लिश किया जाता था। फिर नंबर ऑफ ईयर्स में प्लान 3 साल या 4 साल या 5 साल ऐसा कुछ होता था और इन प्लान्स को बीच बीच में मॉडिफाई भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्री और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑल्सो। कहीं स्टेट में इलेक्शन आ गया तो जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान को शिफ्ट करना पड़ सकता है। पर्सपेक्टिव प्लान वैसे प्लान्स थे जो कि काफ़ी लंबे टर्म के लिए चलता है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स काइंड ऑफ थिंग। और इसका कोई फिक्स स्टार्ट डेट या एंड डेट नहीं होता था। रोलिंग प्लान के अगर प्लस पॉइंट्स देखे जाए तो इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये फ्लेक्सिबल था। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक ब्रिज बनानी है, ब्रिज बनाने में एक्सपेक्टेड है कि 2.5 ईयर्स लगेगा। फर्स्ट ईयर में ये पिलर्स देंगे, सेकेंड ईयर्स में यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को लाएंगे और ब्रिज बनाने के लिए फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड सेकेंड एंड हाफ ईयर में रॉ मटेरियल्स को सारा पुट करके ब्रिज बन जाएगा। बट क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो इन्होंने सोचा था कि पिलर देंगे वो कुछ फ्लड आ गया तो पिलर नहीं बन पाई या किसी प्रॉब्लम से नहीं बन पाई, हो सकता है कि मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, तो उस चीज़ को ये सेकेंड ईयर के बजट में मॉडिफाई कर सकते थे। ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर थी। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखें तो लिख सकते हैं अलाउज रिविजन एंड एडजस्टमेंट। और दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। यहीं पे इसके कंपेयर में अगर देखा जाए नेगेटिव पॉइंट्स, ये बार बार प्लान्स को रिवाइज करने के चक्कर में होता ये था कि कभी भी टारगेट एक्चुअली कंप्लीट तो होता नहीं है जितना सोचा जाता है। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है, मोस्टली कम ही होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जितना प्लान किया गया था उसमें से एक छोटा सा पोर्शन है जो कि कंप्लीट हुआ हो। सेकेंड ईयर रिवाइज करने में फिर से एडिशनल माथापच्ची करनी पड़ती है कि अच्छा कितना काम हो गया है, उसमें से कितना काम है जो कि तुरंत हो जाएगा, कितना काम हैवी लेबर इंटेंसिव होगा, इस तरह से एडिशनल माथापच्ची होती थी। दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर काम किसी ने पहले कंप्लीट कर दिया और जितना फंड दिया गया था वो तो कंज्यूम हो गया, तो बाकी दिन लेबर लोग बैठ करके क्या करेंगे, इंजीनियर लोग उधर जा करके ताश खेलेंगे। इसका एक और फैक्टर देखा जाए तो रोलिंग प्लान सभी जगह पे सक्सेसफुल नहीं रही है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, मैक्सिको वगैरह में फेल हो गई थी। हालांकि दूसरे एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये रोलिंग प्लान डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जैसे में जापान, पोलैंड वगैरह। ये रोलिंग प्लान 1978 से 83 तक चलना था। हालांकि इतना चला नहीं, 1980 में ही ये क्लोज हो गया क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई जी को रिजाइन मारना पड़ा था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आई जो कि 170 दिन चली, जो उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी को बहुमत मिला, उन्होंने इसको क्लोज कर दिया था। तो गांधीयन प्लान किस तरह का प्लान हो सकता है आप इमेजिन कीजिए। इनफैक्ट मेरे पढ़ाने के पहले आप एक दो तुक्के लगाइए कि गांधीयन प्लान में क्या क्या रहा होगा। हाँ वही सिंपल आप आई थिंक सोच पाए होंगे। जो इसका इम्फेसिस था गांधीयन प्लान का वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस पर था। एंड दिस गांधीयन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय श्री एस एन अग्रवाल इन 1944। और गांधी जी को अपने आइडियल मानते थे अग्रवाल जी। इसका कहाँ पर जगह था आगे अनुमान लगाइए वो कि क्या थे गांधीयन प्लान में इंडस्ट्रीज रैपिड को ग्रोथ नहीं क्या चाहते थे, जगह जैसा दी गई पाकिस्तान होगी। पाकिस्तान को मिला के, या फिर माइल्ड ग्रोथ चाहते थे या बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो जो गांधी जी थे वो पर्सनली वो तो इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि गांधी प्लान की बात की जाए जो कि एस एन अग्रवाल जी ने बनाया था, उसमें ऐसा था कि हैवी इंडस्ट्रीज इंक्रोच ना करे, वो मतलब बिल्कुल अलग ही सेक्टर चलता रहे और जो भी इंडस्ट्री इन जनरल सेटअप हो रहा है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार की इंडस्ट्री बन रही है तो ऐसे जगह पर बनाओ जिससे कि किसानों पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ रहा, उनका जमीन ना लेना पड़े और किसानों को अपना जॉब छोड़ करके इस कंपनी में ना जाना पड़े। इस तरह का आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। दूसरा, आप कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं सेटअप करोगे जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हानि हो। फॉर एग्जाम्पल
पहले क्या होता था, शुगर केन से, शुगर केन है, इससे बनता था रावा या गुड़, हिंदी में गुड़ भी बोलते हैं, और इसी को एज ए स्वीट यूज़ करते थे। लेकिन बाद में इंडस्ट्री सेटअप होने लग गया, इसमें रिफाइनिंग वगैरह होने लगी, और धीरे धीरे ये शुगर का स्ट्रक्चर ले लिया, और फिर मार्केट में धीरे धीरे शुरू हुआ कि नहीं, ये रवा तो काला काला दिखता है, गुड़ भी ब्राउन ब्राउन दिखता है, शुगर बड़ा मस्त वाइट दिखता है, तो लोग शुगर खरीदना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे रवा और गुड़ की इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब आज की डेट में रवा और गुड़ काफ़ी कम मिलता है, शुगर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। और फाइनल इम्पैक्ट क्या रहा कि अब ये चीज़ गरीब किसान प्रोड्यूस कर लेता था पहले, अब नहीं करता है, क्योंकि इसका सेल वैल्यू नहीं बचा, वो सेल नहीं कर पा रहा, और शुगर इंडस्ट्री लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, जो कि हर किसान के बस की बात नहीं है। तो शुगर इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्री को, इस कॉटेज इंडस्ट्री को ओवरटेक कर दिया, और किसान ज़्यादा भूखे मर रहे हैं पहले के कंपेयर में। नेक्स्ट छोटे से पढ़ना पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान किन्होंने लाया था? एम.एन. रॉय ने लाया था। ये पीडब्ल्यूआरसी के चेयरमैन भी थे। पीडब्ल्यूआरसी था पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, जो कि सेकंड वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट के बाद इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए बना था। ये पीपल्स प्लान आया था 1945 में। याद कीजिए, बॉम्बे प्लान भी इसी आसपास आया था, और पीपल्स प्लान का इम्फेसिस जो था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे बराबर बराबर था। और बॉम्बे प्लान से इसको कंपेयर कीजिए, आप पुराने टाइमलाइन पे जाइए और चेक कीजिए कि बॉम्बे प्लान और पीपल्स प्लान में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। इसके बाद आता है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान 2 लाइन का है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो पब्लिश किया गया था, ये जेपी नारायण जी के द्वारा किया गया था। आप बिहार से हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये 1950 में किया गया था। ये इंस्पायर्ड था गांधी जी के विचारधारा से और विनोबा भावे जी के विचारधारा से। इसके आगे नेहरू महालनोबिस मॉडल और राव मनमोहन सिंह मॉडल को अलग से एक लेक्चर बना करके बता दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा है। और आप एमसीक्यू ज़रूर अटेंड करें और देखें कि कितना सीखें। जय हिंद, जय भारत।